अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस डिस्कशन में, आज के इस लेक्चर में हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 1 स्प्रिंग 2025 के अटैम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। और स्प्रिंग 25 के अटैम्प्ट का जो ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ये IAS 8 चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, अकाउंटिंग पॉलिसीज़ और करेक्शन ऑफ एरर के स्टैंडर्ड से पर्टेन करता है। 10 मार्क की वेटेज सवाल की, और हमें इस सवाल के अंदर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में से स्पेसिफिकली रिटेन अर्निंग की कॉलिंग की मूवमेंट बनानी है। तो रीड करते हैं और सॉल्व करते हैं सवाल को। अगेन, चूँकि पास पेपर का सवाल है, आपने डायरेक्टली इसका वीडियो सोल्यूशन रेफर नहीं करना। पहले इस सवाल को रीड करके खुद से अटैम्प्ट करने की कोशिश करें, और फिर अगर आपसे सॉल्व ना हो तो ही आपने इसका सोल्यूशन रेफर करना है। रीड करते हैं। कहता है द रिटेन अर्निंग कॉलम extracted from the draft statement of changes in equity prepared by a junior accountant of Versace Limited for the year ended 31st December 2024 is as follow। हमारे पास एक कंपनी है Versace Limited के नाम से। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में जो रिटेन अर्निंग का कॉलम है, इस कंपनी का रिटेन अर्निंग का कॉलम एक जूनियर अकाउंटेंट ने बनाया है, और ईयर एंड है 31 दिसंबर 2024। सबसे पहले हमारे पास 31 दिसंबर 2022 का बैलेंस आ रहा है, फिर 2023 का प्रॉफिट आ रहा है, फिर 2023 का फाइनल कैश डिविडेंड आ रहा है, और फिर हमारे पास 31 दिसंबर 2023 का क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है। फिर हमारे पास 2024 का प्रॉफिट आ रहा है, फिर फाइनल कैश डिविडेंड आ रहा है 2024 का, और फिर हमारे पास 31 दिसंबर 2024 का बैलेंस आ रहा है। अच्छा देखिए, इन एडजस्टमेंट्स को रीड करने से पहले ही ना मुझे इसके अंदर ही एक मसला लग रहा है। मसला ये लग रहा है कि हम ये जानते हैं कि जब हम डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं, तो अगर तो इंटरिम डिविडेंड है तो इंटरिम डिविडेंड उसी साल की मूवमेंट में आ जाता है। लेकिन अगर फाइनल डिविडेंड हो तो फाइनल डिविडेंड, हर साल का फाइनल डिविडेंड अगले साल की मूवमेंट में आता है। देखें, ये हमारे पास 2023 की मूवमेंट है, और ये हमारे पास 2024 की मूवमेंट है। ठीक है, ये हमें फाइनल कैश डिविडेंड दिया है, ये हमें फाइनल कैश डिविडेंड दिया है 2023 का। तो 2023 का जो फाइनल कैश डिविडेंड है वो 2023 की मूवमेंट में थोड़ी आना चाहिए, वो तो हमारा 2024 की मूवमेंट में आना चाहिए। इसी तरह हमें ये इन्होंने फाइनल कैश डिविडेंड दिया है 2024 का, तो 2024 का जो फाइनल कैश डिविडेंड है वो 2024 में थोड़ी आएगा, वो तो अगले साल 2025 की मूवमेंट में आएगा। तो अभी तो मैंने एडजस्टमेंट्स रीड नहीं की, लेकिन चूंकि यहाँ पे इन्होंने कहा था कि भाई जूनियर अकाउंटेंट ने बनाया है, तो हो सकता है कि यहीं पे गलती हो, और गलती मुझे दिख भी गई। गलती क्या दिख रही है कि इसने 2023 का फाइनल डिविडेंड 2023 की मूवमेंट में दिखा दिया है, 2024 का फाइनल डिविडेंड 2024 की मूवमेंट में दिखा दिया है। जबकि हम ये बात जानते हैं कि हर साल का जो फाइनल डिविडेंड है वो साल खत्म होने के बाद अगले अकाउंटिंग ईयर में, अगले फाइनेंशियल ईयर में पे किया जाता है। तो एक तो हमें डिविडेंड की जो इन्होंने प्लॉटिंग की है उसमें गड़बड़ है, उसको हम देख लेंगे। फिर कहता है The following changes have not been incorporated in the draft financial statements। ये कुछ चेंजेस है जिसे इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया। नंबर 1, it was identified that the inventory item costing it 28 million that has been sold during the year 2023 were included in the closing inventory at 31st December 2023। Company uses the periodic inventory method। Company uses the periodic inventory method। एक तो ये आइडेंटिफाई हुआ कि 28 मिलियन की कॉस्ट वाली इन्वेंट्री जिसे हमने 2023 में बेच दिया था, ये गलती से 31 दिसंबर 2023 की क्लोजिंग इन्वेंट्री में शामिल हो गई है। 28 मिलियन की कॉस्ट वाली इन्वेंट्री जिसे हमने 2023 में बेच दिया था, ये गलती से क्लोजिंग इन्वेंट्री 31 दिसंबर 2023 में शामिल हो गई है। और कंपनी पीरियोडिक इन्वेंट्री मेथड फॉलो कर रही है, यानी कंपनी हर साल के आखिर में क्या करती है, अपनी क्लोजिंग स्टॉक को काउंट करती है, टी अकाउंट में प्लॉट करती है, और बैलेंसिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट करती है। तो जब 28 मिलियन की इन्वेंट्री को गलती से क्लोजिंग इन्वेंट्री में शामिल कर दिया, तो इसका मतलब है कि 31 दिसंबर 2023 की क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर स्टेट है। इसका मतलब है कि 2024 की ओपनिंग इन्वेंट्री भी ओवर स्टेट है। जब मैं इन्वेंट्री का टी अकाउंट बनाऊंगा तो मैं ये एडजस्टमेंट को आपको प्रॉपर्ली समझाऊंगा कि किस तरह से क्लोजिंग और ओपनिंग इन्वेंट्री यहाँ पर ओवर स्टेट हुई हुई है, और इसका प्रॉफिट के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा, इसका एडजस्टमेंट क्या आएगा। बेसिकली यहाँ पे हमारे पास एक एरर की करेक्शन है, यहाँ पे हमारे पास एक एरर की करेक्शन है, और एरर की करेक्शन को हम रेट्रोस्पेक्टिवली रेलेवेंट ईयर में जाकर ही सही करते हैं। देन आगे कहता है इट वॉज डिसाइडेड टू चेंज द मेजरमेंट बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फ्रॉम द कॉस्ट मॉडल टू फेयर वैल्यू मॉडल टू प्रोवाइड मोर रेलेवेंट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन।
कह रहा है कंपनी की मैनेजमेंट ने या कंपनी ने ये डिसाइड किया है कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की मेजरमेंट बेसिस को चेंज कर रही है, कॉस्ट मॉडल से फेयर वैल्यू मॉडल पे जा रही है। अभी जो कॉस्ट मॉडल से फेयर वैल्यू मॉडल पे जा रहा हूँ मैं, ये हमारा अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज है, ये हमारा अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज है, और अकाउंटिंग पॉलिसी के चेंज को भी हम रेट्रोस्पेक्टिवली ही अकाउंट फॉर करते हैं। कहता है द ओनली इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ओन्ड बाय कंपनी इज बिल्डिंग परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2021 एट द कॉस्ट ऑफ 750 million with the 30% cost allotted to the land element. Depreciation has been charged at 5% per annum under the reducing balance method and is included in the above draft financial statements. The fair value of the investment property at the end of 2021, 22, 23 and 24 amounts to rupees 770 million, 805 million, 790 million and 815 million respectively. कह रहे कंपनी के पास सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है जो कि 1 अप्रैल 2021 पे परचेज की गई थी। 750 की इसकी टोटल कॉस्ट है, जिसमें से 30% लैंड का एलिमेंट है और 70% बिल्डिंग का एलिमेंट है। 5% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे इस प्रॉपर्टी को हर साल डेप्रिशिएट किया जा रहा था, और हमारे पास हर साल के आखिर में इसकी फेयर वैल्यू बताई गई है, हर साल के आखिर में इसकी फेयर वैल्यू बताई गई है। तो दोनों एडजस्टमेंट्स को हम देखेंगे और दोनों एडजस्टमेंट्स को अकाउंट फॉर करते हुए एक नया रिटेन अर्निंग का कॉलम बनाएंगे जिसके अंदर हम सारी चीज़ों को करेक्ट कर रहे होंगे। रिक्वायरमेंट में कहता है प्रिपेयर द रिटेन अर्निंग कॉलम एज वुड अपीयर इन द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2024। चलिए जी सॉल्व करते हैं सवाल को। देखिए अब इस सवाल को, एक तो सवाल की रिक्वायरमेंट में हमसे मांगा किया है कि हमें रिटेन अर्निंग का कॉलम बनाना है, और ऑब्वियसली रिटेन अर्निंग की कॉलम बनाने के लिए हमें यहाँ पर कुछ एडिशनल वर्किंग्स वगैरह भी करनी होगी। तो एग्ज़ाम में आपकी एक प्रोफेशनल, एक आइडियल प्रेजेंटेशन ही होनी चाहिए कि जो चीज़ एग्जामिनर ने मांगी है वो हमारे सोल्यूशन के स्टार्ट में आएगी और फिर उसके बाद हम उसकी वर्किंग्स वगैरह शो करेंगे। तो चूंकि इन्होंने हमसे रिटेन अर्निंग का कॉलम मांगा है, तो हम रिटेन अर्निंग के कॉलम अपने आंसर की पहले शीट पे लिखेंगे और उसके नीचे या उसके बैक पे हमारी वर्किंग्स वगैरह आ रही होगी। तो सबसे पहले हमारे पास कंपनी का नाम है वर्सेस लिमिटेड, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2024। और हमारे पास यहाँ पर सिर्फ एक रिटेन अर्निंग का कॉलम ही है बनाने का, तो हम रिटेन अर्निंग का ही कॉलम बना रहे होंगे। ठीक है, अब हम दोनों एडजस्टमेंट्स को वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले एडजस्टमेंट नंबर 1, 28 मिलियन की इन्वेंट्री जो हमने 2023 में बेच दी थी, इसे गलती से हमने 2023 की क्लोजिंग इन्वेंट्री का पार्ट बना दिया। देखें, अगर हम एक इन्वेंट्री का टी अकाउंट बनाएं तो इन्वेंट्री का टी अकाउंट हमारा काम किस तरह से करता है या प्रेजेंट कैसे होता है। इन्वेंट्री के टी अकाउंट में हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री आता है जो कि पिछले साल की क्लोजिंग इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री के टी अकाउंट में हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री आता है जो कि पिछले साल की क्लोजिंग इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री के अकाउंट में हमारे पास डेबिट साइड पे परचेजेस आती है जो हमारे परचेस लेजर से आ जाती है, फिर हम फिजिकल काउंट से क्लोजिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट करते हैं और कॉस्ट ऑफ सेल्स का नंबर बैलेंसिंग कैलकुलेट कर लेते हैं। पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में हमारा इन्वेंट्री का टी अकाउंट काम कैसे करता है कि ओपनिंग इन्वेंट्री पिछले साल की क्लोजिंग इन्वेंट्री होती है, परचेजेस का नंबर हमारा परचेस लेजर से आ जाता है, साल के आखिर में इन्वेंट्री को फिजिकली काउंट करके क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाती है और कॉस्ट ऑफ सेल्स के नंबर को हम बैलेंसिंग प्लॉट कर देते हैं। अब 2023 में क्या हुआ कि 28 मिलियन की एक इन्वेंट्री जो हमने बेच दी थी, 28 मिलियन की इन्वेंट्री दैट हैज़ बीन सोल्ड जो हमने बेच दी थी, गलती से इसे क्लोजिंग इन्वेंट्री में शामिल कर दिया। यानी कि इस क्लोजिंग इन्वेंट्री में 28 मिलियन ओवर स्टेट हुआ हुआ है। अब जब 28 मिलियन ओवर स्टेट हुआ हुआ होगा, ओपनिंग पिछले साल का आ रहा होगा, परचेज रिटर्न से आएगा और क्लोजिंग इन्वेंट्री में 28 मिलियन ओवर स्टेट हुआ हुआ है। तो इससे हुआ क्या होगा कि जब आपने कॉस्ट ऑफ सेल्स बैलेंसिंग कैलकुलेट किया होगा तो कॉस्ट ऑफ सेल्स 28 मिलियन से कम रिकॉर्ड हो गया होगा।
और कॉस्ट ऑफ सेल्स 28 मिलियन से कम रिकॉर्ड होने का मतलब है कि जो आपका प्रॉफिट है वो 28 मिलियन से बढ़ गया होगा। कॉस्ट ऑफ सेल्स एक्सपेंस होता है ना, अगर तुम एक्सपेंस को कम रिकॉर्ड करोगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो चूंकि हमने क्लोजिंग इन्वेंट्री को ज़्यादा रिकॉर्ड किया तो बैलेंसिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स कम रिकॉर्ड हुआ, बैलेंसिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स कम रिकॉर्ड हुआ तो प्रॉफिट ज़्यादा रिकॉर्ड हो गया। तो इसको रेक्टिफाई कैसे करूँगा? इसको रेक्टिफाई करने के लिए हम प्रॉफिट को 28 मिलियन से कम कर देंगे। ये तो 2023 की करेक्शन थी कि 2023 के आप प्रॉफिट को 28 मिलियन से कम कर देंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हमारे पास जो 2023 का प्रॉफिट है इसे हमने 28 मिलियन से कम करना है। अच्छा, लेकिन अगले साल यही इन्वेंट्री का टी अकाउंट दोबारा बना होगा 2024 में। अब चूंकि 2023 की क्लोजिंग इन्वेंट्री गलत है तो 2024 की ओपनिंग इन्वेंट्री भी गलत होगी। यानी कि 2024 की ओपनिंग इन्वेंट्री में 28 मिलियन गलत ऐड हुआ है। अब 2024 में ओपनिंग इन्वेंट्री में गलत 28 रिकॉर्ड हुआ है। परचेजेस का नंबर परचेज लेजर से आया होगा, क्लोजिंग इन्वेंट्री फिजिकल काउंट से आई होगी। अगर ओपनिंग में 28 मिलियन गलत रिकॉर्ड हुआ यानी कि डेबिट साइड पर 28 मिलियन से हैवी है, तो बैलेंसिंग कैलकुलेट करने वाले ने 28 मिलियन से कॉस्ट ऑफ सेल्स भी ज़्यादा रिकॉर्ड कर दिया होगा। देखें ये बैलेंसिंग कैसे कैलकुलेट किया होगा, डेबिट साइड का टोटल लिया होगा, क्लोजिंग माइनस किया होगा, तो ये बैलेंसिंग कैलकुलेट हो गया। जब ओपनिंग में 28 मिलियन ज़्यादा रिकॉर्ड हुए में गलत, तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ सेल्स भी 28 मिलियन से ज़्यादा रिकॉर्ड हो गया। और कॉस्ट ऑफ सेल्स ज़्यादा रिकॉर्ड करने के नतीजे में जो आपका प्रॉफिट है वो 28 मिलियन से कम रिकॉर्ड हुआ होगा। कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारा एक्सपेंस है ना, तो अगर एक्सपेंस को ज़्यादा रिकॉर्ड करोगे तो प्रॉफिट्स कम रिकॉर्ड हुआ होगा। अब इसको सही करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको सही करने के लिए हमें ये करना पड़ेगा कि हम अपने प्रॉफिट को 2024 के प्रॉफिट को 28 मिलियन से बढ़ा देंगे, 28 मिलियन से प्रॉफिट को इंक्रीज़ कर देंगे। यानी कि 2023 का प्रॉफिट हमें 28 मिलियन से कम करना है और 2024 का जो प्रॉफिट है उसे हम 28 मिलियन से इंक्रीज़ कर देंगे, उसे हम 28 मिलियन से बढ़ा देंगे। ये हमारी एडजस्टमेंट नंबर 1 थी जिसके अंदर हमने ये एडजस्टमेंट्स करनी है। एडजस्टमेंट नंबर 2 में कहता है कि हमने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की मेजरमेंट बेसिस को चेंज करना है, कॉस्ट मॉडल से फेयर वैल्यू मॉडल पे लेकर जाना है। और हमें यहाँ पे इस प्रॉपर्टी की पूरी इन्फॉर्मेशन दी है कि 1 अप्रैल 2021 पे ये प्रॉपर्टी खरीदी 750 मिलियन की, 30% लैंड की कॉस्ट थी, 70% बिल्डिंग की कॉस्ट थी। बिल्डिंग की कॉस्ट को 5% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे डेप्रिशिएट किया जा रहा है, जबकि प्रॉपर्टी की हर साल के आखिर में हमें इन्होंने फेयर वैल्यू बता दी है। अब यहाँ देखें, अगर हम इस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की पूरी एक मूवमेंट बनाएं कि अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कॉस्ट मॉडल पे है तो क्या कुछ रिकॉर्ड हो चुका है, और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अगर फेयर वैल्यू मॉडल में होती तो क्या कुछ रिकॉर्ड होता। सबसे पहले आपने 1 अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 1 अप्रैल 2021 पे इस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को ख़रीदा। इसकी कॉस्ट कितनी है? सर इसकी कॉस्ट है 750 मिलियन। अच्छा, इस 750 मिलियन में से 30% लैंड है, 70% बिल्डिंग है, तो इसे मैं बाइफरकेट कर देता हूँ क्योंकि लैंड का पोर्शन तो डेप्रिशिएट नहीं होगा ना। एक हमारे पास लैंड है, एक हमारे पास बिल्डिंग है, मतलब सेपरेट कर दूंगा। तो 750 का 30% आ जाएगा 225 और 750 का 70% आ जाएगा 525। ये हमने 750 की कॉस्ट की बाइफरकेशन कर दी कि लैंड और बिल्डिंग में कितना कितना पोर्शन है। अब हमने 2021 में डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड किया होगा। डेप्रिसिएशन का रेट कितना था? 5%। तो हमारे पास 31 दिसंबर 21 की कैरिंग अमाउंट आएगी। फिर हमने 2022 में डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड किया होगा 5%, तो हमारे पास 31 दिसंबर 22 की कैरिंग अमाउंट आएगी।
फिर हमने 2023 का डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड किया होगा 5%, तो हमारे पास 31 दिसंबर 23 की कैरिंग अमाउंट आएगी। फिर हमने 2024 का डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड किया होगा अगेन एट द रेट ऑफ 5%, तो हमारे पास 31 दिसंबर 24 की कैरिंग अमाउंट आ जाएगी। ये काम ऑलरेडी हुआ हुआ है, ये काम ऑलरेडी हुआ हुआ है, लेकिन मैं कैलकुलेट क्यों कर रहा हूँ, ताकि मुझे ये पता चले कि मुझे प्रॉफिट से कितना डेप्रिसिएशन रिवर्स करना है, मुझे प्रॉफिट से कितना डेप्रिसिएशन रिवर्स करना है। लेकिन लैंड का पोर्शन तो डेप्रिशिएट नहीं होगा, तो लैंड की तो जो कैरिंग अमाउंट है वो अनचेंज रहेगी, वो डेप्रिशिएट नहीं हो रही होगी। यानी कि लैंड वाला पोर्शन 225 पे ही मेजर हो रहा होगा थ्रू आउट दीज 4 ईयर्स। इन 4 सालों में इसे हम 225 पे मेजर कर रहे होंगे। लेकिन बिल्डिंग के पोर्शन को हम डेप्रिशिएट कर रहे होंगे, बिल्डिंग के पोर्शन को हम हर साल 5% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से डेप्रिशिएट कर रहे होंगे। पहले साल हमने 1 अप्रैल पर प्रॉपर्टी खरीदी है, तो 5% से मैं पूरे साल का नहीं बल्कि 9 महीने का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूंगा। 1 अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर तक 9 मंथ्स। कैसे? 525 मल्टीप्लाई बाय 5% मल्टीप्लाई बाय 9/12, 525 मल्टीप्लाई बाय 5% मल्टीप्लाई बाय 9/12, तो हमारे पास पहले साल का डेप्रिसिएशन आ गया 19.69। 525 से हम 19.69 माइनस करें तो हमारे पास कैरिंग वैल्यू आ गई 505.31। अब इन सालों में पूरे 12 महीनों का डेप्रिसिएशन माइनस होगा, तो 505.31 मल्टीप्लाई बाय 5%, यह आ गया हमारे पास 25.27। मैं थोड़ा राउंड ऑफ कर रहा हूँ, मतलब 2 डेसिमल पॉइंट तक मैं इसे राउंड ऑफ करता जा रहा हूँ। आप कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो 4 डेसिमल पॉइंट तक आंसर आ रहा है मेरे पास। तो 505.31 का 5% था हमारे पास 25.27, 505.31 माइनस 25.27, यह आ गया 480.04। 480.04 का 5% लेते हैं तो यह आएगा 24, और 480.04 से 24 माइनस करें तो ये आता है 456.04। 456.04 का 5% लें तो ये आएगा 22.8, और 22.8 माइनस करें तो 456.04 माइनस 22.8, ये आ गया हमारे पास 433.24। तो सबसे पहले मैंने टोटल कॉस्ट 750 की टोटल कॉस्ट को लैंड और बिल्डिंग में बाइफरकेट किया। लैंड के पोर्शन को हमने डेप्रिशिएट नहीं किया, बिल्डिंग के पोर्शन को हम 5% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से डेप्रिशिएट करते गए। अब इन डेप्रिसिएशंस को हमें प्रॉफिट से रिवर्स करना है, क्योंकि अकाउंटिंग पॉलिसी के चेंज को रेट्रोस्पेक्टिवली अकाउंट फॉर करेंगे। और दूसरी तरफ हमें फेयर वैल्यू के हिसाब से एक मूवमेंट बनानी है, यानी कि 1 अप्रैल 21 पे तो ये प्रॉपर्टी कॉस्ट पे रिकॉर्ड होगी 750। फिर 31 दिसंबर 21 पे फेयर वैल्यू लेंगे, 31 दिसंबर 22 पे फेयर वैल्यू लेंगे, 31 दिसंबर 23 पे फेयर वैल्यू लेंगे, और 31 दिसंबर 24 पे फेयर वैल्यू लेंगे। और हर साल पे हमारे पास फेयर वैल्यू का चेंज यानी कि फेयर वैल्यू का गेन और लॉस आ जाएगा। हर साल पे हमारे पास फेयर वैल्यू का चेंज या फेयर वैल्यू का गेन और लॉस आ जाएगा। ये 2021, ये 2022, ये 2023, ये 2024। हमारे पास हर साल के आखिर में फेयर वैल्यू का नंबर अवेलेबल है। कितना? 2021 के आखिर में थी 770, 2022 के आखिर में थी 805, 2023 के आखिर में थी 790, और 2024 के आखिर में है 815। ठीक है, हमारे पास हर साल का फेयर वैल्यू का हमने बैलेंस प्लॉट कर दिया। अब बैलेंसिंग में हर साल का फेयर वैल्यू गेन या लॉस कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो 770 माइनस 750 2021 में आ गया 20 का फेयर वैल्यू गेन। फिर 805 माइनस 770 ये आ गया 35 का फेयर वैल्यू गेन। फिर 790 माइनस 805 ये आ गया 15 का फेयर वैल्यू लॉस, 15 का फेयर वैल्यू लॉस।
और फिर 815 माइनस 790, ये आ गया हमारे पास 25 का फेयर वैल्यू गेन। ये हमने हर साल का फेयर वैल्यू गेन सेपरेटली कैलकुलेट कर लिया है, यानी हमारी वर्किंग्स यहाँ तक कंप्लीट हो चुकी है, अब एडजस्टमेंट नंबर 1 का क्या इंपैक्ट होगा, एडजस्टमेंट नंबर 2 का क्या इंपैक्ट होगा, ये हमने वर्कआउट कर लिया। अब आते हैं हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में रिटेन अर्निंग के कॉलम पे। देखिए रिटेन अर्निंग का जो बैलेंस है वो 31 दिसंबर 22 से स्टार्ट हो रहा है और वो कितना है 580। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा बैलेंस एज एट 31 दिसंबर 2022 कितना 580। अब हमारे पास 2 सालों की मूवमेंट है 2023-2024 की। तो एडजस्टमेंट नंबर 1 में 2023-2024 में जो एडजस्टमेंट करनी है, एडजस्टमेंट नंबर 2 में 2023-2024 में जो एडजस्टमेंट करनी है वो 2023 और 24 के प्रॉफिट में ही होगी। जो एडजस्टमेंट्स हमारी 2023 और 2024 से पर्टेन करती है उससे तो हम 2023 और 24 के प्रॉफिट में ही करेंगे, लेकिन जो एडजस्टमेंट हमारी 2023 से पहले की हैं, यानी कि 2021 और 2022 की हैं, ये हमें ओपनिंग रिटेन अर्निंग में एडजस्ट करनी पड़ेगी। देखिए 2021 में 2022 में हमें ये दोनों डेप्रिसिएशन को रिवर्स करना है और इन दोनों फेयर वैल्यू गेन को रिकॉर्ड करना है। कैसे? प्रॉफिट का नंबर कितना है 218, तो हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट नहीं, हमें ये चीज़ें ओपनिंग रिटेन अर्निंग में सही करनी है ना। तो हम लिखेंगे अफेक्ट ऑफ चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी के अफेक्ट को चेंज करने के लिए क्या करना है सर? 2021 में जो डेप्रिसिएशन रिकॉर्डेड है 19.69, इसे रिवर्स करेंगे। जब डेप्रिसिएशन को रिवर्स करेंगे तो रिटेन अर्निंग्स प्रॉफिट बढ़ जाएगा, रिटेन अर्निंग्स बढ़ जाएगी। 2022 में जो डेप्रिसिएशन रिकॉर्डेड है 25.27, इसे भी रिवर्स करेंगे तो 25.27। 2021 में जो फेयर वैल्यू गेन रिकॉर्ड होना चाहिए था 20 और 2022 में जो फेयर वैल्यू गेन रिकॉर्ड होना चाहिए था 35, इन्हें हम रिकॉर्ड कर देंगे तो 20 और 35। और मैं यहाँ रेफरेंस दे देता हूँ कि ये सब कुछ हम वर्किंग 2 से ला रहे हैं। ये हमारी वर्किंग 1 थी, ये हमारी वर्किंग 2 हो जाएगी। मैंने क्या करा 2021 में और 22 में जो डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हुआ है जिसकी वजह से प्रॉफिट कम हुआ है उसे रिवर्स करने के लिए अपने रिटेन अर्निंग्स को बढ़ा दिया, और 2021 और 22 में जो फेयर वैल्यू का गेन रिकॉर्ड होना चाहिए था जिसकी वजह से प्रॉफिट और रिटेन अर्निंग बढ़ जाती उसे भी यहाँ पे ऐड कर दिया, और ये सारे नंबर्स वर्किंग 2 से आ गए। इन सबको ऐड कर लेते हैं। 19.69 प्लस 25.27 प्लस 20 प्लस 35, ये हो गया हमारे पास 99.96। ये आ गया हमारे पास बैलेंस एज एट 31 दिसंबर 2022। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात, रीस्टेटेड क्यों? क्योंकि हम ओपनिंग रिटेन अर्निंग्स को चेंज कर रहे हैं, हम रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट कर रहे हैं, हम अपने बैलेंस को रीस्टेट कर रहे हैं। तो 580 प्लस 99.96 ये हो जाएगा 679.96। इसके बाद हमारे पास आएगा प्रॉफिट फॉर द ईयर 2023। अब 2023 का प्रॉफिट कितना है? 2023 का प्रॉफिट है 218 मिलियन, 218 मिलियन। एक एडजस्टमेंट नंबर 1 में 28 मिलियन से प्रॉफिट को कम करना था, -28 वर्किंग रेफरेंस वर्किंग 1, और फिर सेकंड एडजस्टमेंट में 2023 का डेप्रिसिएशन रिवर्स करना है 24 से। डेप्रिसिएशन रिवर्स करूंगा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो प्लस 24 वर्किंग 2, डेप्रिसिएशन रिवर्स हुआ, और 2023 में फेयर वैल्यू मॉडल के हिसाब से 15 का फेयर वैल्यू लॉस रिकॉर्ड करना है। 15 का फेयर वैल्यू लॉस रिकॉर्ड करने का मतलब है प्रॉफिट कम होगा, तो -15 वर्किंग रेफरेंस 2। तो 218 का अनएडजस्टेड प्रॉफिट लिया
एरर को रेक्टिफाई किया और अकाउंटिंग पॉलिसी के चेंज को अकाउंट फॉर किया। हमारे पास जो प्रॉफिट आएगा ये प्रॉफिट भी हमारा रीस्टेटेड है। कितना? 218 माइनस 28 प्लस 24 माइनस 15, ये हो गया 199। इन्होंने 2023 की मूवमेंट में 2023 का डिविडेंड भी दिखाया है, जबकि हम बात जानते हैं कि 2023 का जो फाइनल डिविडेंड है वो 2023 की मूवमेंट में थोड़ी आएगा, वो तो 2024 में आएगा। तो ये हमारे पास बैलेंस एज एट 31 दिसंबर 23 रीस्टेटेड आ जाएगा। सर रीस्टेटेड क्यों? क्योंकि 2023 का बैलेंस भी तो चेंज हो रहा है ना, हमारा करंट ईयर 2024 है, हम ओपनिंग बैलेंस 2023 भी चेंज कर रहे हैं। तो 679.96 प्लस 199 ये हो जाएगा हमारे पास 878.96। अब हमारे पास फाइनल कैश डिविडेंड था, यस, फाइनल कैश डिविडेंड एट द रेट ऑफ 15% फॉर द ईयर 2023। 2023 का फाइनल कैश डिविडेंड कितना था? 180, ये हम माइनस कर देंगे। फिर हमारे पास आएगा प्रॉफिट फॉर द ईयर 2024। इसे हम रीस्टेट नहीं कहेंगे, क्योंकि इस प्रॉफिट को तो हम पहली बार रिपोर्ट कर रहे हैं, इस प्रॉफिट को तो हम पहली बार बयान कर रहे हैं। वो कितना है? 196। देन एडजस्टमेंट नंबर 1 में जो एरर की करेक्शन थी, हमें 28 मिलियन से प्रॉफिट बढ़ाना है, तो प्लस 28 मिलियन वर्किंग 1। फिर सेकंड एडजस्टमेंट में हमें 22.8 का डेप्रिसिएशन रिवर्स करना है, तो प्लस 22.8। और सेकंड एडजस्टमेंट में हमें 2024 में 25 का फेयर वैल्यू गेन रिकॉर्ड करना है, तो प्लस 25 का फेयर वैल्यू गेन। और ये दोनों नंबर्स उठ के हमारे वर्किंग 2 से आ रहे हैं, तो इसके आगे मैं रेफरेंस दे देता हूँ वर्किंग 2। देखिए मैं एक एक चीज़ प्रॉपर्ली प्रेजेंट भी कर रहा हूँ, प्रॉपर्ली रेफर भी कर रहा हूँ, ताकि एग्जामिनर को बिल्कुल स्पून फीडिंग हो कि कौन सा नंबर कहाँ से उठकर आ रहा है। तो ये हो जाएगा 196 प्लस 28 प्लस 22.8 प्लस 25, ये आ जाएगा 271.8। इसके बाद इन्होंने मूवमेंट में 2024 का भी फाइनल कैश डिविडेंड दिखाया है, लेकिन 2024 का फाइनल कैश डिविडेंड 2024 में थोड़ी आएगा, वो तो अगले साल 2025 की मूवमेंट में आएगा, तो इससे आपको शो करने की ज़रूरत नहीं है। ये फाइनली आ जाएगा हमारे पास बैलेंस एज एट 31 दिसंबर 2024। ये रीस्टेटेड नहीं है, ये पहली बार रिपोर्ट हो रहा है। तो 878.96 माइनस 180 प्लस 271.8, यह आ जाएगा 970.76। तो यहाँ तक हमारे सवाल फाइनली कंप्लीट हुआ जाता है। हर चीज़ हमने प्रॉपर्ली प्रेजेंट की, जो नंबर्स वर्किंग से उठकर आ रहे थे उनको वर्किंग से रेफ़र किया। आई होप ये सवाल मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सका हूँ। आज की गुफ्तगू को यहीं तक रखता है। थैंक यू।